हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। उन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको इस चैप्टर के जो फॉर्मूला हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने जो जो फॉर्मूला पढ़े हैं, जो जो चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस करी हैं, वो एक बार लिखते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो आपने करा है वो ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ जो है वो क्या कहता है कि V इज इक्वल टू IR, यानी V पोटेंशियल, I करंट और R रेजिस्टेंस। ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ इसी चैप्टर के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोई अगर हमारे पास एक वायर है तो उस वायर का क्या रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस यानी R के लिए जो फॉर्मूला है वो है रो L बाय A। रो यहाँ पर रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ द वायर और A क्या होता है, एरिया ऑफ द वायर होता है। ज़्यादातर जो दिक्कत आती है वो आती है कि पता नहीं L बाय A है, पता नहीं A बाय L है। ठीक है जी। तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि जितनी लेंथ ज़्यादा होगी ना किसी भी वायर की, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। इसका मतलब रेजिस्टेंस और जो लेंथ है वायर की वो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब भी कोई दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनमें जो रिलेशन होता है, यानी वो दोनों की दोनों क्या होती हैं, न्यूमिनेटर्स में ही प्रेजेंट होती हैं। यानी R जो है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखना है किसके, लेंथ के। इसके बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि जब कुछ रजिस्टर हमारे क्या लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं, कुछ रजिस्टर हमारे पास क्या लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं। तो जब कुछ रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में लगे होते हैं तो किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। यानी जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस यहाँ लगे हुए हैं सर्किट के अंदर, तो वो उसका टोटल कर देना है आपने। और अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो किस में लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं। पैरेलल में लगे होते हैं तो उस टाइम पर जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। क्लियर। कई बार हमारे पास क्या है, करंट निकालना आ जाता है कि किसी भी वायर में इतना चार्ज फ्लो कर रहा है तो आपको निकालना आ जाता है करंट। तो देखिए करंट जो होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, कि एक सेकंड के अंदर कितना जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से, तो वो हमारे पास किसका अमाउंट आ जाएगा, करंट का अमाउंट आ जाएगा। इसके अलावा अगर किसी वायर में करंट चल रहा है कुछ टाइम के लिए तो आपको पता है वहाँ हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है ना वो किसके इक्वल आएगी, I² RT के इक्वल आएगी। यानी कितना करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, क्या उस वायर का रेजिस्टेंस है और कितनी देर के लिए करंट फ्लो कर रहा है, यानी T यहाँ पर क्या है, टाइम है। ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मूला हैं जो इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़े थे। तो आज हम इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक बात है कि जब भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं ना, तो न्यूमेरिकल करने से पहले आपने क्या करना है, जो भी उसमें गिवन है और जो आपको निकालना है, जो टर्म आपको रिक्वायर्ड है आपको निकालनी है, आप उसको एक बार लिख लीजिए। फिर उसमें सिर्फ इतनी सी बात क्या है कि रिलेशन देखना है, हमने रिलेशन देखना है कि इन सारी चीज़ों का रिलेशन क्या बनता है, वही फॉर्मूला अप्लाई करो। इसके अलावा अगर कोई फॉर्मूला है, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि यही फॉर्मूला या तो आपके पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस सीरीज में निकालना आएगा या रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालना आएगा। ठीक है जी। या फिर आपके पास पोटेंशियल निकालना आएगा, करंट, रेजिस्टेंस, यानी सारी चीज़ें बस इसी के आसपास घूम रही हैं। तो चलो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल हैं वो हम डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है वो है अ वायर ऑफ द लेंथ 3 मीटर। एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1.7 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। अब देखिए, और उसका रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है। तो मैंने आपको क्या कहा कि आपने जब भी न्यूमेरिकल करना है तो आपने जो टर्म्स गिवन है वो लिख लो पहले। तो सबसे पहले क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, तो मैंने लिख लिया L कितना, 3 मीटर। उसके बाद
एरिया गिवन है तो मैंने ए भी लिख लिया। एरिया कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वेयर। उसके बाद मेरे को रेजिस्टेंस पता है, चलो रेजिस्टेंस भी लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁻² ओम। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा है, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी और स्लैश डाल के यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिख दिया। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या दोनों एक ही चीज़ है? हाँ जी, दोनों एक चीज़ है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों एक चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा हुआ मिल जाता है तो उसका मतलब रेजिस्टिविटी ही होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसी वायर का रेजिस्टेंस जिसका एरिया भी 1 है और लेंथ भी 1 है। तो उस केस में हमारे पास ना जो रो है यानी जो रेजिस्टिविटी है वो आर के इक्वल ही आ जाता है। तो वहाँ से हमें पता लगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या है, सेम टर्म्स होती हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो, तो ये निकालना है मुझे। अब देखना एल ए आर और रो, तीन चीज़ें तो गिवन है और एक चीज़ निकालनी है। अब तीन चीज़ें गिवन है, एक चीज़ निकालनी है, कुछ तो रिलेशन होता होगा इसके बीच में। एल ए आर रो के बीच में क्या रिलेशन होता है, अभी अभी हमने लिखा था, कौन सा, कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, अब देखना जरा, क्या आपको आर पता है? पता है। एल भी पता है, ए भी पता है। निकालना क्या है, रेजिस्टिविटी। जो भी टर्म आपको निकालनी होती है ना, आप उसको क्या करते हो, एक साइड पर रख लेते हो, बाकी सब कुछ उठा के आपने इक्वल टू की दूसरी साइड कर लेना है। तो यहाँ मुझे अगर रो निकालना है तो रो को यही रखेंगे और एल और ए को आर के पास ले जाएंगे। ये जो ए है वो डिवाइड में पड़ा इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, जो एल है वो कहाँ पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। तो इसका मतलब आर के पास ए गया, डिवाइड में आ गया एल, इज इक्वल टू क्या रह गया, रो। यानी रो यानी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मिल गया मुझे, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। क्लियर है? बस अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो रो इज इक्वल टू आर दे रखा था 3 इंटू 10⁻², ठीक है, मल्टीप्लाई एरिया दे रखा था 1.7 इंटू 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाय एल यानी लेंथ, लेंथ दे रखी थी कितनी, 3। इसके अलावा आपने न्यूमेरिकल करते हुए एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी टर्म्स आपको गिवन है ना, उनकी जो यूनिट है वो कैसी यूनिट होनी चाहिए, एसआई यूनिट होनी चाहिए। कई बार आपको लेंथ सेंटीमीटर में, एमएम में इस तरह से दे रखी होंगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेंथ होगी या एरिया हो गया, ये सब कुछ किस में दे रखा हो, एसआई यूनिट में दे रखा हो। और एसआई यूनिट के अंदर जो मास होता है वो किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, जो लेंथ होती है वो मीटर में, और जो टाइम होता है वो सेकंड में। कई बार जो टाइम है वो आपको मिनट में दे देते हैं, आवर्स में दे देते हैं, तो आपको इसको कन्वर्ट करके सेकंड में लिखना ही होगा, तभी आपका जो आंसर है वो करेक्ट आएगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं, यहाँ पर देखो रो निकालना है हमने, 3 से 3 कट कर देते हैं, तो यहाँ रो जो है मेरे पास क्या बन जाएगा, 1.7 मल्टीप्लाई, देखो टर्म तो एक ही रहेगी, तो 1.7 तो एज इट इज आ जाएगा। अब रहेगी 10⁻⁻² और 10⁻⁻6, बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड करेंगे तो 10 की पावर क्या -8 हो जाएगी यहाँ, क्योंकि -2 -6 यानी -8। और आपको रेजिस्टिविटी मिल गई कितनी, 1.7 इंटू 10⁻⁻8। कोई भी न्यूमेरिकल में आंसर निकल गया, ठीक है, न्यूमेरिकल उसका वैल्यू उसकी निकल गई है, ठीक है जी। लेकिन हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जो भी टर्म आप निकाल रहे हो उसकी यूनिट जरूर लिखो। तो रेजिस्टिविटी निकाल रहे हो आप, तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ओम मीटर होती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हम लिख देंगे ओम मीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जब आपको रेजिस्टिविटी जब आपको रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया पता है। अब कई बार इसी के अंदर ही एक और टर्म पूछ लेते हैं कि अगर हम लेंथ को बढ़ा दें या एरिया बढ़ा दें, एरिया कम कर दें, कुछ भी कंडीशन लगा देंगे और ये कहेंगे बताओ रेजिस्टिविटी, नई रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो देखो रेजिस्टिविटी जो है ना वो एक मटेरियल कांस्टेंट है। मटेरियल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक कॉपर है ना, कॉपर है आपके पास, तो कॉपर की अगर एक छोटी वायर होगी रेजिस्टिविटी उसकी
वही होगी। अगर एक लंबी वायर है कॉपर की, रेजिस्टिविटी उसकी सेम है। यानी रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है कि मटेरियल कैसा है। अगर सेम मटेरियल है ना तो आप उसकी लेंथ बढ़ाओ या एरिया कम करो, कुछ भी करो, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि अगर लेंथ बढ़ा दी हमने, एरिया कम कर दिया, एरिया बढ़ा दिया, कोई भी एक कंडीशन लगा दी और पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपने कहना है कि रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टिविटी एक मटेरियल कांस्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पूछा हुआ है विच ऑफ दीज इज बेस्ट कंडक्टर एंड विच इज बेस्ट इंसुलेटर। सबसे पहले बेस्ट कंडक्टर की अगर बात की जाए तो बेस्ट कंडक्टर वो होता है जिसकी कंडक्टिविटी की अगर बात करूँ मैं, कंडक्टिविटी का जो सिंबल होता है ना वो होता है सिग्मा। जो कंडक्टिविटी हो, बेस्ट कंडक्टर वो होगा जो इजीली करंट को कंडक्ट कर सके, यानी जिसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। कंडक्टिविटी हाई और रेजिस्टिविटी लो। सैंपल दे रखे हैं आपको एक्स वाई जेड और उनकी रेजिस्टिविटी दे रखी है। तो देखो रेजिस्टिविटी में एक्स जो सैंपल है उसकी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर 10⁻⁻9 है, y का ऑर्डर है 10⁻⁻6 और z का ऑर्डर है 10⁻⁻7। तो यहाँ रेजिस्टिविटी जिसकी सबसे कम होगी वही बेस्ट कंडक्टर होगा। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी जो दिख रही है मुझे वो दिख रही है 18 × 10⁻⁻17। सबसे कम रेजिस्टिविटी है ये, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 10⁻⁻17। नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होगा वो उतना ही छोटा माना जाएगा, ठीक है। तो यानी 10⁻⁻17 ऑर्डर सबसे कम है, यानी सबसे कम रेजिस्टिविटी इसकी है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी जेड सैंपल की। तो इसका मतलब बेस्ट कंडक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड सैंपल। और उसके अलावा इन्होंने बेस्ट इंसुलेटर भी बोला हुआ है। तो बेस्ट इंसुलेटर की अगर बात करें तो इंसुलेटर वो होता है जो करंट को कंडक्ट नहीं कर पाता। अगर करंट को नहीं कंडक्ट करवाना तो इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, और जो कंडक्टिविटी है वो कैसी चाहिए, बहुत कम चाहिए। कंडक्ट तो कराना ही नहीं है। बेस्ट इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो एक तरह से जो इंसुलेटर होता है ना उसकी कंडक्टिविटी तो ना के बराबर होती है, जीरो कंडक्टिविटी होती है और बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है। तो यहाँ जो मेरे 3 सैंपल यहाँ दे रखे हैं एक्स वाई जेड, इन तीनों सैंपल में जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी है वो कौन सी है, 10⁻⁻6 ऑर्डर की। इसका मतलब अगर रेजिस्टिविटी वाई सैंपल की सबसे ज़्यादा है तो इंसुलेटर भी सबसे अच्छा यही होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जिसकी क्या है 10⁻⁻6 ऑर्डर में चल रही है, यानी कौन सा सैंपल है, वाई सैंपल है, तो वाई की जो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है यानी ये बेस्ट इंसुलेटर होगा, ठीक है। तो कंडक्टर में आपने याद रखना है कि कंडक्टर वो होता है जो करंट को इजीली कंडक्ट करा सकता है। अगर करंट को इजीली कंडक्ट कराना है तो आपको कंडक्टिविटी हाई चाहिए, रेजिस्टिविटी लो चाहिए। लेकिन इंसुलेटर की अगर बात करें तो इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना ही नहीं तो कंडक्टिविटी तो जीरो चाहिए। अगर कंडक्टिविटी जीरो चाहिए तो इसका मतलब हमारे पास क्या होएगा, कंडक्टिविटी सब बहुत कम होनी चाहिए और रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली का, एक चीज़ ज़्यादा होगी दूसरी कम, दूसरी ज़्यादा होगी पहली कम हो जाएगी। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जी, देयर आर m रेजिस्टर्स। m रेजिस्टर है यहाँ पे, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस आर, हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, r है। फर्स्ट दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे पहले तो उन सबको क्या कर दिया, सीरीज में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया सबसे पहले। m रेजिस्टेंस है, मुझे एग्जैक्ट नंबर में नहीं पता कि 2 3 4 5 कुछ है, सीधा बोल दिया इन्होंने कि m रेजिस्टेंस है और सबसे पहले उनको क्या लगाया गया है, सीरीज में लगाया गया। और सीरीज में लगाने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो x बन रहा है,
ठीक है। तो सीरीज में लगाने पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्होंने x दे दी। उसके बाद कहा कि इन्हीं रेजिस्टेंस को हमने क्या लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज y, और पैरेलल में लगाने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या बन रहा है, y बन रहा है। तो व्हाट इज द रेशो ऑफ x एंड y, x और y की क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। अब अगर इसमें इक्विवेलेंट वाला ये पोर्शन ना दे रखा होता कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है और दूसरे केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस y है और x y की रेशो निकालो, इस यही क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि m रेजिस्टेंस है हमारे पास, हर एक की वैल्यू r है, तो मुझे मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस की रेशो निकाल के दिखाओ। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है क्या, कि जब भी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो किस में लगे होंगे, सीरीज में लगे होंगे। जब भी रेजिस्टेंस क्या लगे होंगे, सीरीज में लगे होंगे, तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। और जब आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होंगे तब आपको क्या मिलेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है जी। मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मतलब है करंट को ऑपोजिशन करने के लिए बहुत अच्छी खासी टर्म पड़ी है यहाँ पे, उसको अपोज करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर सीरीज में है तो यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस यानी करंट क्या मिलेगा इस केस में, बहुत कम। और अगर आपके जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगे हुए हैं तो मिनिमम रेजिस्टेंस यानी करंट को रोकने के लिए क्या है, बहुत कम टर्म्स है यहाँ पे। अगर बहुत कम है तो इसका मतलब करंट क्या मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। क्लियर। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। m रेजिस्टेंस है, ईच का रेजिस्टेंस क्या है, r है। फॉर फर्स्ट दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में लगते हैं तो आपको पता है सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सोन। और सोन हमने कहाँ लेना है, कितने रेजिस्टेंस है यहाँ पे, m रेजिस्टर है तो यानी m टाइम्स आ जाएगा ये। अब इन्होंने ये भी कहा कि सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है वो सेम वैल्यू के हैं, सारे के सारे जो रेजिस्टर हैं वो क्या है, सेम वैल्यू के, R वैल्यू के हैं। तो यानी R इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा R प्लस R, और ये कहाँ तक चलेगा, m टाइम्स चलेगा। अगर ये m टाइम्स चलेगा और इसी केस में सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन्होंने बोला था x है, तो यहाँ मैं x लिख दूँ, x क्या आ जाएगा R प्लस R, और ये m टाइम्स आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको m टाइम्स R, यानी x की वैल्यू तो कैलकुलेट होगी है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस y बनता है वो कब बनता है, जब सारे के सारे ये रेजिस्टर हम कैसे लगा दें, पैरेलल में लगा दें। तो पैरेलल के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सोन। ठीक है। अब यहाँ पर 1/ पैरेलल के कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग y है, इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस सारे सेम है तो 1/r और 1/r हो जाएगा। और ये कितनी बार है, m टाइम्स है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर जो है वो दे रखा है कितने, m है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा 1/r और ये कितनी बार है, m टाइम्स है, तो ये आ जाएगा m टाइम्स 1/r। y की वैल्यू निकालनी है, 1/y की वैल्यू दे रखी है m/r, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा r/m। तो आपने क्या किया, इक्वेशन 1 जो है वो आपको क्या बता रही है, x की वैल्यू जो कि क्या है mr। जो इक्वेशन 2 है आपके पास वो आपको बता रही है y की वैल्यू जो कि क्या है r/m। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है रेशो x और y की। तो अगर आपको रेशो फाइंड करनी है x एंड y की तो एक तरह से x/y चाहिए। x की वैल्यू कितनी है mr, y की वैल्यू कितनी है r/m, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो mr मल्टीप्लाई r/m ऊपर जाएगा m/r हो जाएगा इज इक्वल टू x/y। r से r कैंसिल हो रहा है
तो x बाय वाई इज इक्वल टू एम स्क्वेयर, डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिख दें। आपको रेशो बतानी थी तो x रेशो y इज इक्वल टू एम स्क्वेयर रेशो 1, ये आ जाएगी रेशो x और y की। x हमारे पास रेजिस्टेंस थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब सारे के सारे जो रेजिस्टर हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं, और y हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टर तब था जब सारे के सारे रेजिस्टर हमारे किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 3 रेजिस्टर 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम, यानी R1 गिवन है 5, R2 गिवन है 10 और R3 गिवन है 30। ये आपको 3 रेजिस्टर दे रखे हैं और मेंशन किया हुआ है कि किस में है, पैरेलल में। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी कि ये सारे के सारे जो तीनों रेजिस्टर हैं वो किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। विद द बैटरी ऑफ वोल्टेज 6 वोल्ट, यानी आपको एक तरह से यहाँ पर वोल्टेज V की वैल्यू पता है कितनी, 6 वोल्ट। क्लियर। सबसे पहला पॉइंट क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पोटेंशियल रहेगा। देखिए जब भी हमारे पास कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं, एक कंडीशन होती है कि सीरीज में लगे हुए हैं, एक कंडीशन होती है पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर रजिस्टर्स सीरीज में लगे होते हैं तो उनके पास जो पोटेंशियल है ना वो अलग अलग पहुंचता है। जो पहले रजिस्टर मिलेगा उसके पास ज़्यादा पोटेंशियल पहुंचेगा, उसके बाद अगले के पास थोड़ा, उसके बाद अगले के पास और थोड़ा, यानी जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। लेकिन करंट क्या पहुंचता है, सेम पहुंचता है, क्योंकि सीरीज में आपके पास करंट क्या चलता है, इक्वल अमाउंट में हर किसी के पास जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है कि सीरीज में हमारे पास करंट जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन जो पोटेंशियल है या वोल्टेज कह दें, वोल्टेज क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। क्लियर। और पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है और वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो अपने इस क्वेश्चन में तो क्या दे रखा है कि जो हमारे पास रेजिस्टर हैं वो क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इसमें देखते हैं कि हमें क्या कह रखा था कि आपको निकालना है कि ईच रेजिस्टर के अक्रॉस, ईच रेजिस्टर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल है, क्योंकि रेजिस्टर हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में लगे होने की वजह से जो वोल्टेज जाएगी या फिर पोटेंशियल जाएगा हर एक रेजिस्टर के पास, वो क्या जाएगा, सेम जाएगा। अगर हर एक रेजिस्टर के पास सेम वोल्टेज सेम पोटेंशियल जाएगा तो इसका मतलब R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, इन सब के पास कितनी वोल्टेज जा रही है, 6 वोल्ट जा रही है। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। वैल्यू निकालनी है हमने करंट की अक्रॉस ईच रजिस्टर। वैल्यू ऑफ द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो हमें तो करंट निकालना है, यानी I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। अगर आप फर्स्ट रजिस्टर की बात करो तो फर्स्ट रजिस्टर में करंट कितना है, I1। फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 6 वोल्ट, और फर्स्ट रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 5, तो 6 बाई 5 हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास I1 यानी करंट जो है फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस आपको कितना मिलेगा, 1.2। यूनिट लगाना मत भूलना, करंट निकाल रहे हो तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है। अब ऐसे ही आपने क्या निकालना है, सेकंड रजिस्टर के अक्रॉस हमने करंट निकालना है, जो कि किसके इक्वल होगा, V/R2 के इक्वल होगा। V कितना है, 6, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है सब रजिस्टर के पास। ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10, तो 6/10 को आप 0.6 भी लिख सकते हो, यानी I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.6। और जब हमने निकालना है I3 यानी
R अपॉन I3 इज इक्वल टू क्या रहेगा, वोल्टेज कितनी है 6, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है थर्ड रेजिस्टर के क्रॉस कितना है 30। तो इसको कट कर दिया मैंने, ये हो जाएगा जी 1/5। तो I3 इज इक्वल टू 1/5, 1/5 यानी 0.2 एम्पियर। तो आपको यहाँ पर करंट भी मिल गया कि I1 के क्रॉस यानी फर्स्ट रजिस्टर के क्रॉस जो करंट था वो आया था 1.2 एम्पियर, जो सेकंड रजिस्टर के क्रॉस जो करंट आया था वो आया था 0.6 एम्पियर, और जो थर्ड रजिस्टर के क्रॉस करंट आया था वो आया था 0.2 एम्पियर। थर्ड पार्ट में आपको पूछा गया था कि टोटल करंट निकाल के दिखाइए। अब टोटल करंट अगर निकालना है, टोटल करंट I हो गया, I टोटल लिख देंगे इसको। फर्स्ट के पास कितना करंट है 1.2, सेकेंड के पास कितना करंट गया 0.6, और थर्ड के पास कितना करंट गया 0.2। तो टोटल करंट कैसे हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इसकी वैल्यू 1.2, I2 की वैल्यू 0.6, I3 की वैल्यू 0.2। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा 2.0 या फिर 2 एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर जो टोटल करंट चल रहा है वो कितना चल रहा है 2 एम्पियर का। उसके बाद लास्ट पार्ट में आपको पूछा गया था कि इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के दिखाइए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आ जाए या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आ जाए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। यानी सर्किट के अंदर जो भी आपके रेजिस्टर यहाँ लगे हुए हैं उन सब रेजिस्टर, चाहे वो सीरीज में लगे हैं चाहे वो पैरेलल में लगे हैं, उन सब रेजिस्टर को लगाने के बाद जो पूरे सर्किट के अंदर एक सिंगल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काम करता है वो कितना करता है। क्योंकि हमारे पास 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम ये 3 रजिस्टर किस में लगे हुए थे, पैरेलल में लगे हुए थे। तो इसका मतलब अगर ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 यानी 1/5, 1/10 और 1/30। आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपने R इक्विवेलेंट निकालना है, तो आपको पता लग जाएगा कि इस सर्किट के अंदर R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। ओके, थैंक यू।